हेलो एवरीवन, ये लाइव प्रोसेस चैप्टर का वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले 4 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। आज के वीडियो में हम लाइव प्रोसेस चैप्टर के 3 पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से जो फर्स्ट पार्ट होगा, इसमें हम देखने वाले हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में और थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल फूड का कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में हम टूथ डिके और टूथ के स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 में एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 101 में जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में क्या रोल है। तो डाइजेस्टिव एक्टिविटी में तो लार्ज इंटेस्टाइन का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। फिर भी जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड सबस्टेंस लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन 2 तरह के फंक्शन परफॉर्म करेगा। नंबर 1, ये वाटर, मिनरल्स और कुछ सर्टेन ड्रग्स को एब्जॉर्ब करेगा। ये तो हुआ फंक्शन नंबर 1। इसका फंक्शन नंबर 2 है, ये म्यूकस रिलीज़ करता है और इस म्यूकस की हेल्प से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ आया है ये यहाँ पे ठीक तरीके से स्टिक करके यहीं पे रहेगा। अब जब भी न्यूरल सिग्नल होगा इस फूड को बाहर निकालने के लिए तो इलियोसिकल वॉल्व होता है। ये जो फीकल मैटर है, जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हमको इजेक्ट करना है, उस मटेरियल इलियोसिकल जो वॉल्व है यानी कि इलियम और सीकम जो लोकेशन है वहाँ पास इलियोसिकल वॉल्व रहेगा और ये फीकल मैटर यानी कि वेस्ट मैटर को बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम रहेगा। तो ये तो बात हो गई लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल रहता है डाइजेशन में। अब एक बात बक्कल कैविटी या सलाइवरी ग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में कर लेते हैं कि देखिए, अगर हम फूड को केवल देख लें या हमें भूख लगी हो और फूड की केवल स्मेल भी आ जाए, और या फिर हम फूड को हम अपने बक्कल कैविटी में, ओरल कैविटी में उसकी प्रेजेंस हो, इन 3 वजहों से जो सलाइवा होता है उसका सिक्रीशन स्टिमुलेट हो जाता है। ध्यान रखना है, फूड जब हमारे माउथ में आएगा तब तो सलाइवा का जो सिक्रीशन है वो स्टिमुलेट हो ही जाएगा। इसके अलावा फूड को देखने से और फूड की स्मेल से भी सलाइवरी ग्लैंड क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और सलाइवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। और यही बात गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल सिक्रीशन के लिए भी है, लेकिन वहाँ पे स्टिमुलेशन कैसे होता है, न्यूरल सिग्नल से होता है। अब बात करते हैं जो हमारा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है उसमें माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। तो सबसे पहले माउथ में क्या एब्जॉर्ब होता है, तो माउथ में जो हमारा बक्कल कैविटी का इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा और वहाँ पे भी जो टंग का जो हमारा लोअर साइड है वहाँ कुछ ड्रग्स और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा ध्यान ये रखना है कि माउथ में फूड पार्टिकल का कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता। मैंने क्या बोला, किसका एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग्स का होता है और थोड़ा बहुत अल्कोहल का भी एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसके बाद स्टमक में 3 चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का हो रहा है, शुगर का हो रहा है, शुगर में भी सिंपल शुगर्स, और अल्कोहल का हो रहा है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स वाला जो पार्ट है वो, और जो यहाँ पे
डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, इन सब का फाइनल डाइजेशन होगा। और डाइजेस्ट होने के बाद कुछ मटेरियल डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे और कुछ लिम्फ में आ जाएंगे। तो ये जो नेम मैंने बोले ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये किसके लास्ट प्रोडक्ट हैं? हमारे फूड में मेनली 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये किस पार्ट का लास्ट कंपोनेंट है? कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये किसका लास्ट कंपोनेंट है? तो ये है फैट का या लिपिड का। और अमीनो एसिड किसका लास्ट प्रोडक्ट है? ये है प्रोटीन का। अब इसके बाद बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पहले ही बात हो गई है, यहाँ क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स। डेंटल कैरीज और टूथ डिके। डेंटल कैरीज क्या है, इसको जानने के पहले हम ये पता कर लेते हैं कि टूथ का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप इसमें सबसे जो आउटर लेयर है वाइट कलर की, आप देख सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इनेमल। इनेमल जो है मेनली कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, लेकिन ये बोन जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होने के बाद भी ये बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है। ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है इसे बोलते हैं डेंटिन। और जो डेंटिन है इसका स्ट्रक्चर बोन जैसा ही होता है और इसका डेंसिटी बोन जितना ही होता है। इसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं रेड कलर वाला जो पार्ट है, यहाँ ब्लड वेसल्स और नर्व्स आपको दिखाई दे रही हैं। इसे बोलते हैं पल्प कैविटी। ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। अब बात करते हैं डेंटल कैरीज है क्या। तो डेंटल कैरीज या टूथ डिके का मतलब है कि जो हमारे टीथ हैं उनमें स्मॉल कैविटीज़ या होल्स का बन जाना। और ये बनते किसकी वजह से हैं? ये बनते हैं एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से, या ये कहें कि हमारा जो इम्प्रॉपर डेंटल केयर है इसी को क्या बोलते हैं? डेंटल कैरीज बोलते हैं। अब ये होता कैसे है? तो होता ये है, हम जो भी फूड ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली बना किससे है? शुगर से। अब ये जो शुगर है जब हमारे माउथ में जाएगा तो जो शुगर पर एक्ट करने वाले बैक्टीरिया हैं वो उस पर एक्ट करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? एसिड। तो शुगर को कन्वर्ट किया गया किसमें? एसिड में। किसने किया? बैक्टीरिया ने किया। और ये जो एसिड है सबसे पहले कैल्शियम जो सॉल्ट्स हैं ये इनको क्या करेगा? डिज़ोल्व करेगा। इससे इनेमल वाली जो लेयर है धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद वहाँ कैविटीज़ बनती हुई कहाँ पहुँच जाती हैं? डेंटिन तक। और डेंटिन के बाद धीरे धीरे ये जो डिस्टेंस है ये कम होती जाती है, या ये कहें कि जो डेप्थ है होल की वो ज़्यादा होती जाती है। और जब ये जो होल है ये कैविटी है कहाँ तक पहुँच जाती है? पल्प कैविटी तक। ये जो होल बना है ये कहाँ तक पहुँच जाएगा? पल्प कैविटी तक। तब जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से, ये एसिड जो नर्व एंडिंग्स हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स होते हैं पल्प कैविटी में, तो जो नर्व एंडिंग्स हैं उनको इरिटेट कर देगा। क्या? एसिड। तो इस वजह से क्या होगा? अब हो जाएगा टूथेक, दांत में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर इस कैविटी को फिल नहीं किया गया, क्लीन करने के बाद डेंटिस्ट के पास जाकर के हमें इसे फिल कराना होता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये बैक्टीरिया जो यहाँ पहुँच गए हैं ये वहाँ क्या क्रिएट करेंगे? इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे और इन्फ्लेमेशन। और इससे होगा क्या? इससे होगा सीवियर पेन। अब आपने देखा होगा कुछ लोगों के टूथ में एक येलो कलर का एक लेयर बना होता है। अगर ठीक से प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होता है, ब्रशिंग नहीं होता है प्रॉपर रेगुलर, तो इस वजह से क्या होता है? एक येलो कलर का फूड पार्टिकल और बैक्टीरिया का एक लेयर बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं? डेंटल प्लेक। अब ये जो डेंटल प्लेक होता है इसकी वजह से हमारे सलाइवा में जो एल्कलाइन होता है और उसमें लाइसोजाइम यानी कि ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। इस प्लेक बनने की वजह से जो हमारा सलाइवा है वो
ठीक से बैक्टीरिया में एक्ट नहीं कर पाता, बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता। तो इससे होता क्या है, एक तरह से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है बैक्टीरिया के ऊपर। तो इस वजह से जो बैक्टीरिया है उनका ग्रोथ होता रहता है। अगर हम रेगुलर और प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग करते हैं तो ये जो लेयर है ये रिमूव हो जाती है, और ऐसा होने से फिर जो टूथ डिके है वो नहीं होता है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर के पेज नंबर 101 में 5 इन-टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन पे बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हालांकि इसको हम डिटेल में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे फटाफट एक बार देख लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो हैं ये इनऑर्गेनिक सबस्टेंस से अपना फूड खुद बनाएंगे, लेकिन जो हेटेरोट्रॉफ होंगे यानी कि जैसे हम इंसान, हम क्या करते हैं, हम आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड से ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं और उसको ब्रेक करते हैं। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स इनऑर्गेनिक मटेरियल ले रहे हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 और वाटर, ये दोनों क्या हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कुछ लेते हैं बाहर से, और ये क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल। ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या है, ऑटोट्रॉप्स जो हैं यानी कि प्लांट्स, इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा जिससे कि ये लाइट को ट्रैप कर सकते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रॉप्स होंगे इनके पास ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता है। थर्ड डिफरेंस हो जाएगा कि ऑटोट्रॉप्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हेटेरोट्रॉप्स होंगे वहाँ ऐसा नहीं होता है। इसके बाद एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर से, और वाटर कहाँ से मिल जाएगा, सॉइल से मिल जाएगा। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, हालांकि क्वेश्चन हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में इनडायरेक्ट रोल भी बाकी की जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो किसी प्लांट को चाहिए होता है उनका भी रोल होता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब कुछ कहाँ से मिल जाता है, सॉइल से। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो नाइट्रोजन है ये बड़ा ज़रूरी होता है प्लांट के लिए, और इससे बनता क्या है, प्रोटीन बनता है। और ये किस फॉर्म में लिया जाता है, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में लिया जाता है। और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि एजोटोबैक्टर, ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से फिर हम जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में ले लेते हैं। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से आप ये मान के चलिए कि पूरे इस डाइजेशन वाले टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है, रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। तो हमें पता है कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें मेनली क्या होता है, HCl होता है। अब HCl के आपको 3 फंक्शन यहाँ याद रखने हैं। फंक्शन नंबर 1, इट किल्स द बैक्टीरिया। फंक्शन नंबर 2 है प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर प्रोटीन डाइजेशन। हमें पता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन का जो मेनली डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, स्टमक में होता है। तो स्टमक में जो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है उसके लिए मीडियम कैसे चाहिए होता है, एसिडिक। और ये एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, HCl। इसके बाद तीसरी बात ये है कि गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम रिलीज होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन। अब खास बात ये है कि जो पेप्सिनोजन है इसको एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए होता है, HCl चाहिए होता है, एसिडिक मीडियम। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में, जैसे कि पेप्सिन, और प्रोरेनिन अपने एक्टिव फॉर्म जैसे कि रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जो रेनिन है ये एंजाइम है, और यहाँ स्पेलिंग में रहेगा NN। इसके अलावा एक रेनिन हार्मोन भी होता है, RENIN, उसकी बात हम बाद में करेंगे, वो किडनी में रिलीज़ होता है।
तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो देखिए, इसको भी हमने डिटेल में वैसे देख लिया है, लेकिन फिर भी एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब है माउथ से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं उनका फंक्शन हमें देखना है। तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड में 2 एंजाइम रिलीज़ हो रहे थे, एक एमाइलेज था और एक लाइसोजाइम था। इसमें से सलाइवरी एमाइलेज जो है ये स्टार्च को ब्रेक करता है किसमें, माल्टोज में, और जो लाइसोजाइम था वो किसमें, वो क्या करता था, वो बैक्टीरिया को किल करता था। यहाँ पे केवल एक ही दिया हुआ है। इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है और इसमें 2 मेन एंजाइम हैं, एक है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। पेप्सिन क्या कर रहा है, ये प्रोटीन को पेप्टॉन और प्रोटियोजेज में ब्रेक कर रहा है, और रेनिन क्या करता है, ये मिल्क में कैसीन प्रोटीन होता है जिसको पैरा कैसीन में ब्रेक करता है। इसके बाद लीवर से बाइल जूस रिलीज़ होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ये केवल फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि फैट के बिग ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करके स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना। अब बात करते हैं पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज से क्या रिलीज़ होता है, पैंक्रियाटिक जूस। कहाँ रिलीज़ होता है, डिओडिनम में, और बाइल जूस भी कहाँ रिलीज़ होता है, डिओडिनम में। पैंक्रियाटिक जूस में होता क्या है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए है एमाइलेज, ये क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या है, ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को पेप्टॉन और पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। और लाइपेज ये क्या करेगा, ये फैट को ब्रेक कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इसके बाद इंटेस्टिनल ग्लैंड से भी इंटेस्टिनल जूस रिलीज़ होता है, कहाँ रिलीज़ होता है, वहीं डिओडिनम में। और इसमें क्या क्या है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, तो इसमें है इरेप्सिन, माल्टेज और सुक्रेज, लैक्टेज। इस तरह से माल्टेज क्या कर रहा है, माल्टोज को ब्रेक कर रहा है, सुक्रेज सुक्रोज को ब्रेक कर रहा है, और लैक्टेज लैक्टोज को ब्रेक कर रहा है। तो ये जो नाम अभी हमने आपको बताया, माल्टेज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये क्या है, ये सब डाइसैकेराइड हैं। और डाइसैकेराइड किस में टूटेंगे, मोनोसैकेराइड में। तो ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो गया। हमने इसको काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बताया है। आप इसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप फंक्शंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्या है, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका अप्रॉक्सीमेटली लेंथ होता है 6 मीटर, और ज़्यादा लेंथ होने की वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर मोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं म्यूकोसा, और म्यूकोसा में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, विली। और विली में भी जो सेल्स होती हैं उसमें ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है आउटर सरफेस में, इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोविली। तो इस तरह से ये पूरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए पूरी तरह से मॉडिफाइड होती है। तो इस तरह से हमने पेज नंबर 101 में जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको देख लिया। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।